स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज का जो क्लास होगा, ये क्लास होगा कम्प्लीटली ऑन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आपको करना क्या है बेटा, आराम से इस क्लास को अच्छे से सुनो, कॉपी पेन ले लो बेटा और आराम से लिखो। इसको मैं कंसेप्ट आपके सामने पूरी की पूरी तरह यहाँ पे आपके सामने प्रस्तुत करूंगी। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है ना बेटा, ये दो सेल को मिला के बनता है। एक होता है बेटा गैल्वेनिक सेल और दूसरा होता है बेटा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इन दोनों की कॉम्बिनेशन से आपकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनता है। आप ये भी बोल सकते हो बेटा कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है गैल्वेनिक सेल और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब बात करते हैं बेटा गैल्वेनिक सेल की। देखो, गैल्वेनिक सेल में अगर मैं बात करूं गैल्वेनिक सेल, तो गैल्वेनिक सेल में क्या इसको और क्या बोल सकते हो बेटा, इसको वोल्टाइक सेल भी बोलते हो। इसका दो एग्जाम्पल आपके बुक में है बेटा, वो है आपका डैनियल सेल। आज के क्लास में पहले मैं डैनियल सेल के ऊपर आपको डिटेल में सिखाऊंगा और ये डिटेल में अगर सीखिए ना बेटा तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो स्टार्ट करता हूँ बेटा डैनियल सेल से। तो समझ लो बेटा, डैनियल सेल में आपको करना क्या है, वोल्टाइक सेल में जैसे होता है दो हाफ सेल आपको लेना होता है और इसमें तो बेटा एक रॉड मैंने यहाँ पे जिंक का भरा, एक रॉड मैंने यहाँ पे कॉपर का रखा, एक जिंक और एक कॉपर का, और इसको मैंने बाहर एक एमीटर के साथ जोड़ दिए। ओके, टू मेजर द करंट या फिर टू सी द फ्लो ऑफ करंट या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और देखो, ये रॉड आपका जिंक से बना है, ये रॉड आपका कॉपर से बना है। जहां पे अपने जिंक का रॉड रखा बेटा, वहां पे आपको लेना क्या है, एक सॉल्यूशन जिंक का ही लेना है जिसका नाम है जिंक सल्फेट। जहां पे आपने कॉपर का रॉड रखा बेटा, वहां पे आपको लेना है कॉपर का इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज कॉपर सल्फेट। ये पहले तो समझ लो, ये एक बेसिक अरेंजमेंट है बेटा किसका, डैनियल सेल का। आपको दो एक्टिव इलेक्ट्रोड लेना है। एक्टिव इलेक्ट्रोड का मतलब क्या, जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिसको मैं डिटेल में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। और जो रॉड लिया बेटा, उसी का इलेक्ट्रोलाइट आपको यहाँ भर देना है। बिल्कुल सही सर। अब करना क्या है सुनो। सर ये आप जो बता रहे हो, ये सर आपका डैनियल सेल बता रहे हो ना, बिल्कुल ये आपका वोल्टाइक सेल का या फिर गैल्वेनिक सेल का एग्जाम्पल है बेटा, ये की आपका डैनियल सेल। तो पहले देखो बेटा, आपके बुक के हिसाब से पहले कंस्ट्रक्शन के ऊपर हम चर्चा करेंगे। अब देखो बेटा, ये जो डैनियल सेल है ये काम कैसे करेगा, यही आपके बहुत सारे बच्चों का डाउट है। तो कुछ नहीं होता बेटा, ध्यान से सुनिए। पहले तो बेटा, जब भी कंस्ट्रक्शन की बात आता है एग्जाम में लिखने के लिए, आपको यही सब लिखना है। 2 महीने पहले बोला, जैसे कि आपको 2 हाफ सेल लेना है। हाफ सेल में एक जिंक का रॉड, राइट में कॉपर का रॉड, और उसमें इलेक्ट्रोलाइट आपको जिंक सल्फेट, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट आपको कॉपर सल्फेट, ये सब आपको लिख देना है। उसके बाद क्या करना है बेटा कि इसमें कंस्ट्रक्शन में सब वर्किंग प्रिंसिपल जिसको बोलते हैं, कैसे काम करता है। तो क्या होता है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। तो जो लेफ्ट साइड होता है ना बेटा, इसको मतलब एनोड हाफ सेल बोलते हो। हमेशा लेफ्ट साइड में आप हमेशा इसको एनोड हाफ सेल बोलना, राइट साइड में आप हमेशा इसको क्या बोल, हाफ सेल बोल, एनोड हाफ सेल। और दूसरा होता है बेटा कैथोड हाफ सेल। एनोड हाफ सेल में ऑक्सीडेशन होगा एज यूजुअल, कैथोड हाफ सेल में रिडक्शन होगा इरेस्पेक्टिव ऑफ द सेल। एनोड कैथोड में यही रिएक्शन होता है बेटा। तो यहाँ पे सेम चीज देखने को मिलेगा। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या होता है, पहले एनोड का रिएक्शन में आपके सामने प्रस्तुत करता है। एनोड में देखा गया कि जो जिंक है ना बेटा, वो ऑक्सीडाइज होके Zn2+ में कन्वर्ट होता है। ऑब्वियसली जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा उसका ऑक्सीडेशन होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन होगा, या फिर वो कैथोड में जाएगा। तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, तो एनोड में ऑक्सीडेशन हो गया। और कैथोड में कौन सा रिएक्शन देखने को मिलेगा बेटा, ना कैथोड में बेटा ये जो CO2+ SO4 है, ये क्या करेगा ना, CO2+ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ना कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सर ये रिएक्शन हुआ कैसे, सिंपल सी बात है बेटा। हम देखो, जिंक जब Zn2+ में कन्वर्ट होता है ना बेटा, वो फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट होता है, मतलब ये सोल्यूशन में कूद गया है। देखो जिंक 2+ कैसे कूद गया सोल्यूशन में, और पीछे क्या फोड़ के गया है बेटा, क्या पीछे इलेक्ट्रॉन फोड़ के गया है। और यही इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बेटा, इसे ओयर के थ्रू पास करेंगे और इधर आएंगे। और यहाँ पे क्या है बेटा, जो कॉपर 2+ है, इसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और कॉपर में कन्वर्ट होगा और यहाँ पे धीरे धीरे करके डिपॉजिट होगा। सिंपल सी बात है बेटा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत कॉमन सी बात है, सिंपल सी बात है। आपको बोला बिल्कुल था, इसमें कोई डाउट नहीं है सर।
तो जिंक यहाँ पे थोड़ा हटेगा और कॉपर का डिपॉजिट यहाँ पे थोड़ा बढ़ेगा। चलो ठीक है सर, आपने बता दिया, ये समझ में आ गया। अब इसमें जिंक अपना सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए पे कि सॉलिड ही है, और ये आपका aqueous फॉर्म में है, ये आपका aqueous फॉर्म में है, और ये आपका सॉलिड है, इसमें कोई डाउट नहीं है बेटा। तो सर ये तो हो गया कंस्ट्रक्शन, और सर ये चलेगा ना अभी, चलेगा बेटा, चला, कोई दिक्कत नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं आया। मतलब क्या हुआ ना सर, आपका जिंक का इलेक्ट्रॉन छोड़ के Zn2+ में कन्वर्ट हुआ, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो करके गए, और यहाँ पे जो कॉपर 2+ आपने रखा वो इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया और कॉपर में कन्वर्ट हो गया, कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, और यहाँ पे डिपॉजिट होने लगा। आपने बोला सर इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर ये तो चलेगा ना, अभी कंटिन्यू करेगा ना। अनफॉर्चुनेटली नो, अब कुछ हुआ क्या प्रॉब्लम हुआ, यहाँ पे दिक्कत क्या हुआ, इस दिक्कत को मैं आपके सामने पहले प्रस्तुत करूंगा, इसको सुनना अच्छे से, और अगर डाउट है ना बेटा तो मैं जैसे लिखूंगा आप इसको लिख भी सकते हो। ओके, मतलब प्रॉब्लम एग्जामिनेशन इन कैसे करना है वही मैं सिखा रहा हूँ। सर प्रॉब्लम क्या मतलब, आपको मैं इसको ऐसे भी हेडिंग दे सकते हो, नीड सॉल्ट ब्रिज। आपको इस सेल में एक सॉल्ट ब्रिज का रिक्वायरमेंट क्यों आया? सर सॉल्ट ब्रिज का रिक्वायरमेंट मतलब देखो बेटा, मैंने ऐसे सेल आपका बनाया था, यहाँ पे मैंने जिंक का रोड लिया, यहाँ मैंने कॉपर का रोड लिया, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोलाइट जिंक सल्फेट लिया, यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रोलाइट कॉपर सल्फेट लिया, ये जिंक का रोड, ये कॉपर का रोड था, बिल्कुल सही। और बाहर मैंने इसको इसे अमीटर में ज्वाइन किया है। अमीटर क्यों बेटा? फ्लो करंट को मेजर करने के लिए। अब क्या हुआ बेटा, मुझे क्या करना है ना बेटा, यहाँ इन सेपरेट ऐसे करके एक ट्यूब लगाना है, जिसको आप लोग बोलते हो सॉल्ट ब्रिज। मेरा अब पूरा का पूरा ध्यान इसी पे रहेगा। मतलब क्या, यहाँ पे जिंक का SO4 में कन्वर्ट हो गया, अपना इलेक्ट्रॉन को यहाँ छोड़ गया, चलो इलेक्ट्रॉन, और यहाँ से CO2+ क्या किया, इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके आपका CO2+ को एक्सेप्ट करके आपका कॉपर बन गया। अब मेरा मुद्दा क्या है बेटा, ये नेगेटिव चार्ज हो गया ना, तो इस रॉड को मैं नेगेटिव बोलता हूँ और इसको मैं पॉजिटिव बोल गया, चलो ठीक है। तो इसको मैंने एनोड बोला, इसको क्या नोड बोला, चलो ठीक है। इसको मैंने एनोड बोला और इसको मैंने क्या फोर्ड बोला, कोई दिक्कत नहीं, हाँ बिल्कुल सही सर। तो मुद्दा क्या है, इसको अच्छे से सुनना है बेटा। इस सर यहाँ पॉइंट क्या आया पहले बताइए हमें, और इस सॉल्ट ब्रिज का रिक्वायरमेंट क्या आया, और इस सॉल्ट ब्रिज है क्या सर, ये तो पहले बता दीजिए। देखो बेटा, तो सॉल्ट ब्रिज होता है ना, ये जो सॉल्ट ब्रिज होता है, ये सॉल्ट ब्रिज पहले क्या होता है पहले समझो। ये इन्वर्टेड एओसेफेड ग्लास ट्यूब है, बिल्कुल है बेटा। सर ये इन्वर्टेड एओसेफेड ग्लास ट्यूब है सर। सर इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ना पहले आपने क्या भरा है बेटा, एक सेमी सॉलिड सेमी लिक्विड या फिर जिलाटिनस सब्सटेंस आपने भरा। इसको क्या बोलते हैं, जिलाटिनस। अगर जानते हो बेटा क्या है, जब आप बायोटेक्नोलॉजी या फिर बायोइन्फॉर्मेटिक्स या फिर आप माइक्रोबायोलॉजी करोगे तो देखोगे तो इसको ना बहुत सारे कल्चर में मीडियम की तरह यूज किया जाता है। तो ये क्वासी फ्लूइड है, मतलब ये पूरा लिक्विड नहीं है, मतलब ये सेमी लिक्विड टाइप का है। तो जिलाटिनस अगर इज पैक्ड इन द ट्यूब और इन द ग्लास ट्यूब। तो जिलाटिनस अगर क्या करेगा बेटा, एक मीडियम, जिस मीडियम में आपका आयन का फ्लो होने वाला है। तो कौन सा आयन और कैसा आयन, सुना बेटा क्या होता है ना बेटा, इस सॉल्ट ब्रिज के अंदर आपको कुछ इनर इलेक्ट्रोलाइट भर देना है। देखो बेटा, इनर इलेक्ट्रोलाइट लाइट सर कैसे, जैसे कि JCl, NH4Cl, NH4NO3, ये सब बेटा आपको भर देना है। किसमें, आपको सॉल्ट ब्रिज में क्या ना होने बेटा, सॉल्ट ब्रिज जो क्या है बेटा, पहले तो सॉल्ट ब्रिज क्या है, इन्वर्टेड एओसेफेड ग्लास ट्यूब है,
उसमें आपने भरा क्या बेटा, लाइक मीडियम भरा, जिस मीडियम पे आपको आयन का फ्लो होगा वो मीडियम किससे बना है, जिलाटिनस अगर इस पैक्ड, जिलाटिनस अगर एक मीडियम है, एक सेमी लिक्विड मीडियम है। और उसके बाद क्या है बेटा, उस मीडियम में आपने क्या भरा, कुछ इलेक्ट्रोलाइट भरा, जैसे कि आपका NH4Cl, NH4NO3 KCl, ये सब इलेक्ट्रोलाइट होते हैं सर। बट सर ये इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, देखो बेटा इनका कुछ नेचर होता है, इस इलेक्ट्रोलाइट का कुछ नेचर होता है। पहले तो बेटा यहाँ पे ना मोबिलिटी सेम होता है, मोबिलिटी और cation and anion आर सेम। ओके, तो यहाँ पे क्या है बेटा, यहाँ पे तो काटायन और अनायन, सर जैसे कि मैंने KCl लिया, इसका काटायन कौन है K+, अनायन कौन है Cl-। इनका मोबिलिटी इस मीडियम के अंदर जो जिलाटिनस अगर मीडियम आपने लिया, उस मीडियम में इनका मोबिलिटी जो फ्लो होगा ना, उनका रेट आपका सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि K+ आपका बहुत जोर से मूव करेगा, Cl आपका Cl- स्लो मूव करेगा, ऐसा नहीं। मोबिलिटी ऑफ काटायन एंड अनायन शुड बी सेम। दूसरा क्या है बेटा, हमेशा याद रखना बेटा, ये जो आयन्स है ना, जो इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जिनका जो आयन्स है, ये इस इलेक्ट्रोलाइट में जो आयन्स है उनके साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए, कोई नया प्रोडक्ट जनरेट नहीं करना चाहिए। ठीक है, शुगर रिएक्शन आयन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मतलब देखो बेटा ये जो आपके अंदर आने वाले हैं आयन्स, क्यों आएंगे वो तो मैं बताऊंगा, ये तो हम पढ़ने वाले हैं। अभी तो सॉल्ट ब्रिज क्या है मैं आपको बता रहा हूँ, इसका कंस्ट्रक्शन प्रोसेस बता रहा हूँ। ये इन्वर्टेड यूसेफिड ग्लास ट्यूब है, जिसमें आपने एक जिलाटिनस अगर मीडियम भर दिया और साथ में न्यूट्रल इलेक्ट्रोलाइट उसमें थोड़ा है। न्यूट्रल इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या मैं आपको समझा रहा हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो उनका नेचर क्या होता है, उनका तो काटायन आयन का मोबिलिटी सेम होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात ये ना, ये न्यूट्रल का मतलब क्या ना, ये रिएक्ट नहीं करना चाहिए किसके साथ, आयन्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के साथ। मतलब यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रोलाइट है Zn2+, SO4 -, इन आयन के साथ इनका रिएक्शन नहीं होना चाहिए। और तीसरा क्या है बेटा, they should not oxidize or reduced at the electrode। देखो बेटा ये इलेक्ट्रोड के पास ना ऑक्सीडाइज होना चाहिए ना रिडक्शन होना चाहिए। मतलब ये इनोट का मतलब क्या, मतलब इनका इलेक्ट्रोड यहाँ पे जो आएंगे ना बेटा, उनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं होना चाहिए। मतलब ये आके बोलेंगे भाई हम भी जिंक के साथ, K+ आके बोलेगा मैं Zn+2+ के साथ में कम्पीट करना चाहूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। आपका ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑप्शन जिनका हो रहा था उसका हुआ, जिंक का ऑक्सीडेशन Cu2+ का रिडक्शन। ये आयन के यहाँ पे कंपटीशन नहीं कर सकते, या फिर इनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं हो सकता। इसलिए मैंने बोला दे शुड नॉट ऑक्सीडाइज और रिड्यूस एट द इलेक्ट्रोड्स। ये तीन बेटा नेचर ये जिसका याद रख लेना, ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोलाइट का नेचर है। और ये पूरा का पूरा जो मैंने यहाँ पे लिखा ना बेटा, ये सॉल्ट ब्रिज का एक बेसिक आइडिया है। इन्वर्टेड ग्लास यूसेफिड ग्लास ट्यूब है, उसमें आपने एक जिलाटिनस मीडियम भरा जो कि अगर से बना है। अगर क्या है बेटा, एक सेमी व्हाइट कलर का सेमी लिक्विड सब्सटेंस है जिसमें आयन का फ्लो हो सकता है। और वहां पे आपने आयन कौन सा आयन, आपने न्यूट्रल इलेक्ट्रोलाइट भरा है। न्यूट्रल इलेक्ट्रोलाइट का मतलब या फिर इनर इलेक्ट्रोलाइट भरा जिसको बोलते हो, जैसे KCl, NH4Cl, NH4NO3, ये सब आपके इनर इलेक्ट्रोलाइट होते हैं या फिर न्यूट्रल इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो इनर इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, इनका इनर्टनेस होना चाहिए, जो कि मैंने तीन यहाँ पे नेचर कैरेक्टरिस्टिक्स का बताया। पहले तो नॉर्मल काटायन आयन का मोबिलिटी सेम होना चाहिए, और उसका इलेक्ट्रोनेस के ऊपर मैंने क्या बोला, इस इलेक्ट्रोलाइट के आयन के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए। और दूसरा क्या है, इनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड में नहीं होना चाहिए। तो ये है सॉल्ट ब्रिज। क्वेश्चन मुद्दा ये है बेटा कि सॉल्ट ब्रिज हमें नीड क्या है सर, यही तो हमें सीखना है। प्रॉब्लम क्या हुआ और नीड ऑफ सॉल्ट ब्रिज क्या हुआ। पहला बेटा मैं आपको प्रॉब्लम सिखाता हूँ एनोड में। अब सुनो क्या हुआ। अब बार बार हम बोल रहे हो कि सर जब अपने सेल ऐसे बिल्ड किया ना सर, देखिए सर ये दो सेल अपने बिल्ड किया। अब देखिए सर ये आपका जिंक का रॉड था या कॉपर का रॉड। आपके जिंक के रॉड से आपका Zn2+ आपके सॉल्यूशन में जाने लगा। आपने बोला बिल्कुल सही सर।
जब Zn2+ सोल्यूशन में जा रहे ना और यहाँ पे आना इलेक्ट्रॉन आपका छोड़ के गया जो कि नेगेटिव चार्ज, तो ये मैसेज को एनोड को अब्सॉर्ब कर रहे फिर कैथोड की तरफ जाएंगे। प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम ये हुआ बेटा, जब इसने इलेक्ट्रॉन अपना बार बार ऐसे छोड़ के Zn2+ में कन्वर्ट हुआ, सॉल्यूशन में Zn2+ का कंसंट्रेशन बढ़ने लगा, क्योंकि एनोड में कौन सा रिएक्शन होगा बेटा? यही तो रिएक्शन मैंने सिखाया था बेटा, यही रिएक्शन एनोड में होगा और यही रिएक्शन आपको एनोड में चाहिए भी, क्योंकि यही रिएक्शन अगर होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को लॉन्च करेगा और इस इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करेगा और कॉपर 2+ रिड्यूस होकर कॉपर बनेगा, मतलब सर्किट आपका कंप्लीट होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो सकता है कि सर्किट कंप्लीट, तो बात की बात है, इलेक्ट्रॉन का तो फ्लो होना चाहिए ना बेटा, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसे ही तो होगा जब Zn2+ में कन्वर्ट होगा, ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। पर यहाँ पे हुआ क्या, जब हमारे यहाँ पे Zn2+ में कन्वर्ट होने लगा बेटा, ध्यान से सुनना, यहाँ पे Zn2+ का कंसेंट्रेशन टाइम टू टाइम बढ़ने लगा, बट SO4 का कंसेंट्रेशन में कोई चेंजेस नहीं आया, क्योंकि SO4 में SO4 तो वैसे ही पड़ा है, बट Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए सॉल्यूशन में Zn2+ का कंसेंट्रेशन बहुत बढ़ने लगा। एनोड में क्या हुआ बेटा, ये द कंसेंट्रेशन ऑफ Zn2+ increases, high concentration of SO4 remains the same। तो और क्या बेटा सर, इससे प्रॉब्लम क्या हुआ? प्रॉब्लम क्या हुआ बेटा, जब पॉजिटिव में बहुत बढ़ जाता है और नेगेटिव में घट जाता है तो उनमें चार्ज डिफरेंस क्रिएट होता है, तो दोनों चार्ज डिफरेंस क्रिएट हुआ बेटा, उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ। कहाँ पे? इसी सॉल्यूशन के अंदर, किसके बीच में? Zn2+ एंड सल्फेट आयन के बीच में। तो बेटा हेंस a charge difference or potential difference is generated in the electrolytic solution। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है ना बेटा, उसमें एक चार्ज डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है बेटा। पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं जानते हो बेटा? जीटा पोटेंशियल। इस चार्ज डिफरेंस को आप लोग बोलते हो जीटा पोटेंशियल। सिर्फ जीटा पोटेंशियल मतलब Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है तो Zn2+ का मात्रा बढ़ रहा है और सल्फेट का शेयर, तो इसलिए चार्ज डिफरेंस और चार्ज डिफरेंस की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस, और उसे पोटेंशियल डिफरेंस तो जीटा पोटेंशियल बोलते हो ना सर? बिल्कुल। अब क्या होता है सुनो बेटा, अब तो इतना चार्ज डिफरेंस क्रिएट होता है ना या फिर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, फिर जीटा पोटेंशियल क्या करता है? दिस जीटा पोटेंशियल कंपेयर मतलब एक चीज की जबरदस्ती कर रही, सही क्या करता है? कंपेयर in some Zn2+ to convert itself। तो Zn क्या होता है ना बेटा, जब आपने Zn2+ कंसेंट्रेशन इतना ज्यादा हो गया, ये तो जीटा पोटेंशियल खाना बेटा, ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये क्या करेगा? कंपेयर करेगा कुछ Zn2+ को Zn2 में कन्वर्ट करने में। वो भाई बहुत ज्यादा हो गया Zn2+, अब आप देखो मैं तो पोटेंशियल डिफरेंस मैनेज करना पड़ेगा, तो Zn2+ को Zn में कन्वर्ट करो भाई, प्रॉब्लम हो रहा है। तो क्या होगा ना बेटा, तो स्टार्टिंग में क्या था आपका Zn Zn2+ में कन्वर्ट होता था, और क्या होगा बेटा, यही रिएक्शन जीटा पोटेंशियल की वजह से Zn2+ अब जिंक पे कन्वर्ट होना स्टार्ट हो गया। तो मतलब देखो आगे की तरफ भी रिएक्शन था और रिएक्शन पीछे की तरफ भी आ रहा है, मतलब एक रिवर्सिबल टाइप का रिएक्शन हो गया, और जहां पर रिवर्सिबल रिएक्शन वहां पे इक्विलिब्रियम होता है बेटा। ओके, हेंस इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड between ये क्या है बेटा? पॉलीमर या अक्रोस एंड बिटवीन Zn and Zn2+, और जब इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया ना बेटा, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो गया। क्यों? Zn2+ में कन्वर्ट, Zn2+ Zn में कन्वर्ट हो जा रहा है, उसी इलेक्ट्रॉन को यूज करके, तो इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन कहाँ हुआ?
तो इसका मतलब क्या है? Equilibrium is established between Zn and Zn2 plus and this cell stops to work. जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही बंद हो गया तो सेल का वर्किंग भी बंद हो गया। अब क्या करें सर? देखिए करना क्या है आपको पहले समझो। आपको ना इस इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेना है। इस डायरेक्शन में अगर ले सकते हो तब फिर से सेल काम करना स्टार्ट करेगा। सर फॉरवर्ड डायरेक्शन का मतलब क्या? तो फिर से जिंक को Zn2+ में कन्वर्ट करो तब जाके फिर से इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होगा। ये देखो बेटा, मुझे नेगेटिव चार्ज अब तक होगा बेटा, इलेक्ट्रॉन है, ये फिर से इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होगा, फिर से सेल चालू करना हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन ही आपने बंद कर दिया। तो इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपको लेना है टू मेक दिस सेल वर्क। So make this cell work. The equilibrium is so shifted in forward direction. Equilibrium of the reaction. Although the reaction to go in forward direction. The equilibrium. So the shift in the forward direction. How do it? अगर इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेंगे तो रिएक्शन काम करेगा। बट अब इक्विलिब्रियम कौन से डायरेक्शन में जा रहा है बेटा? अब Zn2+ का कंसंट्रेशन अभी भी बहुत ज्यादा है, तो इक्विलिब्रियम तो पीछे की तरफ जा रहा है ना बेटा। रिएक्शन पीछे की तरफ होने का टेंडेंसी उसका ज्यादा है, तो इसको बंद कैसे करेंगे? आपको इक्विलिब्रियम को या फिर रिएक्शन को आगे की तरफ लेना है, बट रिएक्शन तो पीछे की तरफ जा रहा है क्योंकि Zn2+ ज्यादा है। तो काम करते हैं बेटा, आपको बस इस Zn2+ के कंसंट्रेशन को कम कर देना है। जैसे नीचे चैप्टर ने बोला, अगर इसके कंसंट्रेशन को कम कर दोगे तो रिएक्शन आपका कहाँ जाएगा बेटा? तो रिएक्शन आपके फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो इसीलिए क्या करना है बेटा, पॉसिबल एकदम पॉसिबल हो only if you decrease in concentration of Zn2+। आपको Zn2+ की कंसंट्रेशन को है डिक्रीज करना है। Zn2+ की कंसंट्रेशन को डिक्रीज कैसे करेंगे ना भाई? इसको किसी आयन के साथ रिएक्ट करके सोल्यूबल सॉल्ट बना दो तो हेल्स आयन इज इंट्रोड्यूस्ड बाय फॉरवर्ड ब्रिज। तो मतलब ये जो Zn2+ को अगर न्यूट्रल करना है ना तो आपको आयन इंट्रोड्यूस करा देना है। किस कहाँ से आएगा सर आयन? सॉल्ट ब्रिज। यही तो है, आपने भरा है देखो बेटा, एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोलाइट भरा। जैसे मैं बोलूंगा ये Cl- K+, अब Cl- इससे होके अंदर आएगा, क्या होगा? आयन इंट्रोड्यूस बाय सॉल्ट ब्रिज टू न्यूट्रलाइज एक्सेस Zn2+। यही आपका नीड है बेटा, यही आपका नीड है बेटा सॉल्ट ब्रिज का एनोड में। अब इसी चीज को अगर मैं कैथोड में बोलूं सेम चीज होगा। अब सुनो बेटा, ये तो आपको समझ में आ गया होगा चीजें, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है बेटा। अब सुनो बेटा, इसी चीज को अगर किसी ने बोला कि सर ये तो कैथोड एनोड में हो गया, अब कैथोड में भी सेम होगा क्या? कैथोड में भी आपका वही आपका सॉल्ट ब्रिज ही सब फिक्स करेगा क्या? बिल्कुल बेटा। आपने देखा कैथोड में कौन सा रिएक्शन हो रहा है ना? Cu2+ आपका इलेक्ट्रॉन से गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। और इनका क्या है बेटा? सुनो, अब कॉपर 2+ इतना कम हो गया ना सोल्यूशन में तो सल्फेट का कंसंट्रेशन बहुत बढ़ गया क्योंकि कॉपर 2+ कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। तो सॉल्यूशन में इतने ज्यादा जो सल्फेट आयन आपने भर के रखा है वो सल्फेट आयन की वजह से क्या हो रहा है बेटा? इतना ज्यादा सल्फेट हो गया सॉल्यूशन में, कॉपर पूरा कम है, तो सॉल्यूशन के अंदर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया जिसको जीटा पोटेंशियल बोलते हो। अभी जीटा पोटेंशियल क्या करेगा? तो कॉपर 2+ की कंसंट्रेशन को बढ़ाने की कोशिश करेगा, मतलब कॉपर से कॉपर 2+ लाने की कोशिश करेगा। तो फिर से इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा किसमें? इस रिएक्शन में, जिस रिएक्शन में कॉपर 2+ आपकी कॉपर में कन्वर्ट होता है ना बेटा, इस रिएक्शन में आपका इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। सो इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टेंस या फिर एमिशन हो जाएगा। ये एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन को, बंद ही हो जाएगा एक्सेप्टेंस। तो इसका मतलब क्या होगा? इक्विलिब्रियम को आपको शिफ्ट कराना है। सर इक्विलिब्रियम शिफ्ट का मतलब क्या? आपको इक्विलिब्रियम को फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट कराना है।
ये तो इक्विलिब्रियम आपको बनाया ना इन दोनों के बीच में। इक्विलिब्रियम क्यों बना? क्योंकि भाई पहले तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, क्योंकि आपके सॉल्यूशन में Cu2+ का कंसंट्रेशन अब कम होने लगा, तो Cu2+ कम और सल्फेट का बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब क्या है, तब दोनों में चार्ज डिफरेंस और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, जिसको आप लोग जीटा पोटेंशियल बोलते हो। तो जीटा पोटेंशियल कंपेयर करेगा, भाई देखो मैं हूं तो यहाँ पे ऐसा नहीं होना चाहिए, तो करेगा क्या ना, कंपेयर करेगा कॉपर को कॉपर 2+ में कन्वर्ट करने के लिए। सो कॉपर के कॉपर 2+ में कन्वर्ट होगा, उल्टे डायरेक्शन में रिएक्शन जाएगा तो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा, तो इस इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो आप चालू कैसे करना है ना सर, अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ना सर, मतलब इलेक्ट्रॉन को जो आपने ठीक रेट फोड़ा, इसको इलेक्ट्रॉन को कॉपर 2+ एक्सेप्ट करेगा और किसको कॉपर में कन्वर्ट करेगा। सर करेंगे कैसे? क्या कॉपर 2+ की कंसेंट्रेशन को बढ़ा देने में इसे बढ़ाने वाला कोई ट्रिक है क्या आपके पास? नहीं है बेटा, बट मैं एक चीज कर सकता हूँ बेटा, सल्फेट की कंसेंट्रेशन को कम कर देता है। प्रॉब्लम किस में हो रहा है बेटा? जीटा पोटेंशियल से। तो आप अगर Cu2+ की कंसेंट्रेशन को बढ़ा नहीं सकते तो सल्फेट की कंसेंट्रेशन को नहीं कर पाओ, तो कैसे होगा सर? नहीं तो डल 5 the concentration of sulfate ion concentration को ऐसे आपको डिनोट करना होता है, मैं इसलिए बेटा it is done by decreasing the concentration of sulfate ion and is done by K+ ion of salt with जो K+ ion था बेटा, ये K+ ion ही इतना सारा कुछ करके चला गया, क्योंकि K+ आयन अगर आएगा तो इसके साथ रिएक्ट करेगा और पोटेशियम सल्फेट का फॉर्मेशन करेगा। जैसे जिंक ने क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके आपने ZnCN2 सॉल्युबल सॉल्ट बनाया, ये भी एक सॉल्युबल सॉल्ट बनाएगा K2SO4 का, तो इससे क्या हो जाएगा ना, इससे सल्फेट का कंसंट्रेशन कम हो गया तो पोटेंशियल डिक्रीज कर गया, जब पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर गया तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली होने वाला है, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होने वाला है, एक इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। सिंपल सी बात है, यही है आपका सॉल्ट ब्रिज का नीड। तो इसमें मतलब सारी सॉल्ट ब्रिज का तो आपने नीड दिखाया, तो ये सॉल्ट ब्रिज का ये सब कॉन्सेप्ट है सर। बिल्कुल, तो सॉल्ट ब्रिज ने किया क्या सर? देखिए फंक्शन, अब सेम बेटा ये जो सॉल्ट ब्रिज हमने लिखा ना बेटा, इस सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होगा? बच्चा बोलेंगे कि सर सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन थोड़ा बताइए। पहले मुझे बताओ बेटा, क्या ये सेल आपके इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे? नहीं, कहीं पे पॉजिटिव जाता तो कहीं पे नेगेटिव जाता। तो पहले क्या है बेटा, इट मेंटेन्स the electrical neutrality of the हाउसेल। ये जो दो हाउसेल है ना, इनका इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है बेटा। दूसरा क्या है बेटा, इट कंप्लीट्स द सर्किट, it completes the circuit by ensuring the flow of electron, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बंद हो गया था बेटा। अब जब अपने सॉल्ट ब्रिज भर दिया, सॉल्ट ब्रिज के वजह से अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो फिर से स्टार्ट हो गया बेटा। अब देखो ये देखो आपका ऐसा था ना बेटा, देखो ये ऐसा था ना, देखो अब देखो कैसे आपका ये जो पूरा का पूरा टेंडेंसी चक्कर क्या है, देखो ऐसे देखो सर्किट बन रहा, ये सर्किट बन गया है। और दो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन को या फिर दो इलेक्ट्रॉन को आपस में जोड़ने का काम क्या कौन करता है? ये सॉल्ट ब्रिज कर। तो इसका मतलब क्या, ये कंप्लीट द सर्किट बाय एंश्योरिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या है बेटा, इसे तो रिड्यूस द जंक्शन पोटेंशियल। देखो बेटा, जंक्शन पोटेंशियल का मतलब क्या होता है बेटा, कि जंक्शन में अलग अलग चार्ज डेवलप करने की वजह से, जंक्शन मतलब नहीं है यहाँ पे अलग अलग चार्ज, देखो बेटा कभी पॉजिटिव जाता कभी नेगेटिव जाता, तो उससे क्या होता है ना, आउटपुट वोल्टेज। जैसे आउटपुट वोल्टेज क्या है सर डैनियल सेल का? 1.1 वोल्ट। तो 1.1 वोल्ट में जो 1.1 वोल्ट का जो प्रोडक्टिविटी था ना बेटा, जो प्रोडक्शन होने वाला था इतना वोल्ट, जो वोल्टेज कम हो जाएगा। अब सेल जनरेट कर रहे हो, सेल का प्रस्तुति कर रहे हो और आपका इलेक्ट्रॉनिक का आपका वोल्टेज का प्रोडक्शन कम हो रहा है, तो सेल का ऑपरेशन का क्या फायदा हुआ? मतलब सेल का यहाँ पे यूज कहाँ हुआ? अगर इसका वोल्टेज ही कम हो रहा है, आउटपुट वोल्टेज, तो इस आउटपुट वोल्टेज को कम करने के लिए
आपको जंक्शन पोटेंशियल को कम करना पड़ेगा, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को यूनिफॉर्म करना पड़ेगा। और वो करता कौन है? ऑब्वियसली सॉल्ट ब्रिज करता है। तो यही सब होते हैं बेटा टेंडेंसी। बेटा अब चलता हूँ बेटा, आप इसी चीज को बेटा किसम और प्रस्तुत करता हूँ कि सर डैनियल सेल तो हो गया। अब आपने बोला कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी होते हैं, तो कैसे होते हैं? तो देखते हैं बेटा, यहाँ पे फोकस करो। देखो बेटा, तो क्या करना है बेटा, ऐसा मैंने क्या किया, अभी तक मैंने पढ़ाया क्या आपको बेटा? मैंने पढ़ाया कि देखो बेटा, ये आपका एक सेल का अरेंजमेंट था जिसको मैंने डैनियल सेल बोला। और डैनियल सेल में क्या था बेटा, यहाँ पे मैंने जिंक लिया था और यहाँ पे मैंने कॉपर लिया था। ये जिंक का रॉड था, ये कॉपर का रॉड, और मैंने इनको एक्सटर्नल आपको एक एमीटर से जोड़ा था जो सेल स्लोप करे। और यहाँ पे मैंने क्या लिया था बेटा ना, इसका इलेक्ट्रोलाइट लिया था जिंक सल्फेट, और यहाँ पे इसका इलेक्ट्रोलाइट लिया था कॉपर का जिसका नाम था कॉपर सल्फेट। ओके, और आपने क्या बोला कि जिंक तो Zn2+ में कन्वर्ट होगा, तो आपका जिंक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा और ये जो इलेक्ट्रॉन है सर इसी के थ्रू आएगा और यहाँ पे जो कॉपर 2+ है इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और कॉपर में कन्वर्ट होगा। तो टाइम टू टाइम आपका जिंक का प्रोडक्शन बड़ा कम होता जाएगा, मतलब जिंक का आपका कंसेंट्रेशन या फिर इस रॉड का मास कम होता जाएगा और इस कॉपर की रॉड की मास थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता जाएगा, क्योंकि जिंक का यहाँ से डिसॉल्व हो रहा है और कॉपर यहाँ पे आपका बढ़ रहा है। तो यही मैंने आपको सिखाया। अब उसके बाद मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि यहाँ पे जो अरेंजमेंट देख रहे हो ना बेटा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लिक यहाँ से यहाँ एनोड से क्या थोड़ी इसको एनोड बोलते हैं और इसको क्या एनोड बोलते हैं, जहाँ पे ऑक्सीडेशन उसको एनोड बोलेंगे। अब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया तो करंट का फ्लो कहाँ से हो, सर यहाँ से यहाँ होगा, ये करंट का फ्लो होगा बेटा, ये करंट का फ्लो। तो करंट का फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो डैनियल सेल में इलेक्ट्रॉन का फ्लो जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड और करंट का फ्लो कॉपर इलेक्ट्रोड से जिंक इलेक्ट्रोड पे होगा। बट सर आपने बोला कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में और एक अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो बेटा सुनो, अभी तुम जो मैंने सिखाया ये तो आपने सीखा, और मैंने और एक चीज बताया बेटा कि सर्किट को कंप्लीट करने के लिए आपको यहाँ पे एक अरेंजमेंट दिखाना पड़ता है, जो कि बेटा आपका एक इन्वर्टेड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब है जिसमें आपको क्या भरना है ना, आपको एक पेट भरना है, मीडियम जिसको बोलते हैं अगर का पेस्ट भरना है, जिससे आपका आयरन का फ्लो होगा। साथ में इलेक्ट्रोलाइट भरना है जो मैंने डिटेल में सिखाया बेटा। अब ये है बेटा कि सर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहाँ पे आया, ये तो गैल्वेनिक सेल है। बात क्या है कि इसको यहाँ पे मैं और एक अरेंजमेंट दिखाता हूँ आपके सामने। सपोज बेटा मैंने देखो बेटा एक अरेंजमेंट आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, इस तरह फील करना। अब सुनो अच्छे से, इसको थोड़ा ऐसे कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं ओके देखो बेटा, ओके इसको थोड़ा मैं आपके सामने थोड़ा सुंदर बना देता हूँ। ओके और इसको मैं यहाँ जोड़ सकता है और यहाँ से मैं इसको ऐसे जोड़ने। तो देखो बेटा इस अरेंजमेंट को एक बार सही करो। देखो मैंने क्या किया, पहला अरेंजमेंट आओ बेटा यहाँ रखा, देखो ये वाला ये अरेंजमेंट, पहला वाला अरेंजमेंट। ओके इसको हम गैल्वेनिक सेल को यहाँ मैंने देखो बेटा मैंने क्या किया, यहाँ से आपका कनेक्शन किया यहाँ पे रजिस्टर पर। ये देखो बेटा ये जो वायर है इसको रियोस्टेट बोलते हैं। ओके सिक्स में फिट होते हैं। और यहाँ पे देखो बेटा यहाँ पे मैंने एक एक्सटर्नल बैटरी लगाया है, और जहाँ पे आप एक्सटर्नल बैटरी लगाते हो ना बेटा तो ऑब्वियसली समझ लो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का अरेंजमेंट है। मतलब समझो इस चीज को, मतलब ये आपको इंडायरेक्टली बोलना चाहता हूँ बेटा, यहाँ से यहाँ जो अरेंजमेंट है ना बेटा वो आपका डैनियल सेल है या फिर गैल्वेनिक सेल है, और यहाँ से यहाँ जो अरेंजमेंट है ना बेटा ये आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। और इन दोनों सेल को, दोनों अरेंजमेंट को अगर ऐड कर दोगे ये पूरा वाला अरेंजमेंट आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। ओके इन दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है। मैंने आपको बोला ना बेटा, तो दोनों अरेंजमेंट को ऐड करके दिखाना हो। देखो ये एक अरेंजमेंट है, ये एक अरेंजमेंट है, और यहाँ पे क्या है एक्सटर्नल सोर्स का बैटरी है। इसका बैटरी का वोल्टेज कितना मुझे नहीं पता, दो हमारा से वही होगा। आपको आप मार्केट से दो लाओगे ना बेटा, वही बैटरी आप लगाओगे आपका मर्जी।
और यहाँ पे देखो ये वायर दिख रहा है ना बेटा, ये रेजिस्टेंस को कम ज्यादा करने के इसको रियोस्टाट बोला जाता है। और ये देखो बेटा आपका ये हो गया आपका गैल्वेनिक सेल और या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आपको एक चीज मैं कंफर्म करता हूँ, एकदम गैल्वेनिक सेल आप देख रहे हो ना, जिसको डैनियल सेल बोलते हो, जहाँ पे जिंक कॉपर का अरेंजमेंट होता है, वहां पे जो एक्सटर्नल वोल्टेज आता है या फिर जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, एक्सटर्नल वोल्टेज तो नहीं बोल सकते, जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है तो कैसे पता चलेगा? तो अगर हम यहाँ पे एक वोल्ट मीटर लगा देंगे ना बेटा, तो ये वोल्ट मीटर रीडिंग देगा और रीडिंग हमेशा आता है बेटा 1.1 वोल्ट। ये मेरे पास 1.1 वोल्ट का ही जिंक कॉपर का अरेंजमेंट वोल्टेज देगा, मतलब वोल्टेज इतना प्रोड्यूस हो। मतलब यहाँ पे जो अरेंजमेंट आप दिख रहे हो जिंक कॉपर का, इस अरेंजमेंट में वोल्ट मीटर ने 1.1 वोल्ट का अरेंजमेंट दिखाया या फिर 1.1 वोल्ट का वोल्टेज दिखाया, मतलब प्रोडक्शन वोल्टेज। अब मैं तो 3 चीज आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। सर ये बताइए कि सर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल तो ये तो हो गया, फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बार इसका सर क्या कुछ फंडा समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं आपके सामने 3 स्टेप प्रस्तुत करूंगा जो कि एनसीईआरटी बुक में मेंशन है। पहला है बेटा केस 1। बेटा देखो यहाँ पे सपोर्ट वे ने जो एक्सटर्नल वोल्टेज है, जो एक्सटर्नल वोल्टेज मतलब जो बैटरी में मार्केट से खरीद के लाया हूँ बेटा, वो एक्सटर्नल वोल्टेज अगर आपका लेस देन 1.1 वोल्ट होगा, तो यहाँ पे जो वोल्टेज है ना बेटा, यहाँ पे जो बैटरी आपका जो आप बाहर से लाए हो, इसका जो वोल्टेज है वो 1.1 वोल्ट से कम है। ये कितना 1.1 वोल्ट, ये इसमें फर्निश कर रहे हैं 1.1 वोल्ट। बाहर से जो बैटरी खरीद के लाए हो ये 1.1 वोल्ट है। तो बोलो इलेक्ट्रॉन क्या यहाँ से यहाँ आपका वोल्टेज को सप्लाई होगा? नहीं हो। क्यों? इलेक्ट्रॉन हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे फ्लो करता है, मतलब वहां पे फ्लो करते हैं जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होता है। अब देखो इस वायर में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है ना, इन वायर में पोटेंशियल डिफरेंस उससे कम है, तो इलेक्ट्रॉन प्रीफर करेगा कि भाई मैं इसी वायर में ही ट्रैवल करूंगा। देखो पिंक वाला एरिया को देखो, मैं इसी वायर में ही ट्रैवल करूंगा, मैं ऊपर जाने की जरूरत ही नहीं है भाई। जब ऊपर का पोटेंशियल डिफरेंस था मैंने ऊपर क्यों जाओ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा आ रहा है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो करेगा, और जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रॉन उतना अच्छा होगा, तो ये फिर यहाँ पे जाने का चांस ही नहीं है। तो इसीलिए बेटा जब एक्सटर्नल वोल्टेज आपका लेस देन 1.1 वोल्ट होता है ना, द एंटायर अरेंजमेंट जिसको आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोलते हो, the entire arrangement behaves like a galvanic cell। सर क्यों? क्योंकि आप उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का रहना या फिर न रहना इसका कोई मतलब ही नहीं भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं रहा, तो उस सेल को लगाने का क्या मतलब है? तो 1.1 वोल्ट क्षेत्र का आपने बैटरी लगा दिया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, वो अरेंजमेंट ऊपर होगा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो आपका यहाँ पे कोई भी कहीं पे भी यहाँ से यहाँ अंदर करंट का या फिर यहाँ से यहाँ करंट का फ्लो का चांस ही नहीं है। तो उसका लगाना ना लगाना बिगड़ के बाद इक्वल हो गया ना बेटा, मतलब इसका लगाना ही बेकार हो गया। तो इसका मतलब पूरा का पूरा अरेंजमेंट अब बिहेव करेगा एज ए गैल्वेनिक सेल। पर बेटा अगर आपने एक्सटर्नल वोल्टेज को अगर आपने 1.1 वोल्ट करा, अब एक्सटर्नल वोल्टेज अगर 1.1 वोल्ट है तो क्या होगा? बेटा ऐसे सुनना मेरी, यहाँ पे मैंने जो वोल्टेज सेकंड वोल्टेज लिया ना बेटा, तो उसको मैंने लिया, इसको लिया बेटा मैंने, क्या ले लिया ना, इसका ले लिया इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट से ले। तो अब प्रॉब्लम क्या होगा? सुनो, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से देखो जिंक से फ्लो कर रहा है तो इस जंक्शन में आएगा, लेकिन जंक्शन को फोकस करोगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी जा सकता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भी जा सकता है। और बेटा देखो इस वायर के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस 1.1, इस वायर के थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस 1.1, तो इलेक्ट्रॉन को होता है बहुत ज्यादा दिक्कत, क्योंकि बेटा वायर अनडिफाइंड है। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बेटा, वापस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आने कोशिश करेंगे भाई ना, तो मुझे फिर से इसी रोड पे जाना है, जिंक रोड, जहां से इलेक्ट्रॉन आपका निकला है। तो सिंपल सी बात है बेटा, तो यहाँ पूरा बंद हो जाएगा, वहां ये सेल आपका काम ही नहीं करेगा, ना ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करेगा, ना ये गैल्वेनिक सेल की तरह काम करेगा। आपका अरेंजमेंट बेकार का बेकार हो गया। जब एक्सटर्नल वोल्टेज इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट, द एंटायर अरेंजमेंट वही नॉट वर्क्स। तो अरेंजमेंट में ना आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का झलक देखने को मिलेगा,
ना गाल्वेनिक सेल का झलक देखने को मिलेगा, अरे काम ही नहीं करेगा। बेटा अगर आपने केमिस्ट्री में जो एक्सटर्नल वोल्टेज आपने लिया, और एक्सटर्नल वोल्टेज अगर ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट लिया, अगर आपने उस एक्सटर्नल वोल्टेज को यहाँ पे बेटा इस एक्सटर्नल वोल्टेज को आपने ग्रेटर देन 1.1 ओके, मैंने क्या किया, एक्सटर्नल वोल्टेज को ग्रेटर देन 1.1 ग्रेटर देन जो वोल्टेज ये प्रोवाइड कर रहा है उससे ज्यादा वोल्टेज तो बाहर की बैटरी आपका प्रोड्यूस कर रहा है, बाहर का बैटरी आपका ज्यादा दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन को हाई पोटेंशियल से फ्लो करेगा लो पोटेंशियल के साथ, तो यहाँ पे आपका डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन का चेंज हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि एक्सटर्नल बैटरी तो लगा ना, एक्सटर्नल सोर्स ज्यादा वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है। तो जो रिएक्शन यहाँ पे हो रहा था सर कौन सा, तो यहाँ पे ये वाला रिएक्शन हो रहा था, जिंक आपका Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता था, कॉपर 2+, कॉपर को एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके और बन रहा था, ये डिस्चार्जिंग रिएक्शन इसको बोलते। अब देखो जब इलेक्ट्रॉन आया ना तो ये उल्टा रिएक्शन हो जाएगा, चार्जिंग वाला रिएक्शन, मतलब ये वाला ये ऑपोजिट हो जाएगा, ये चार्जिंग वाला ये ऑपोजिट हो जाए, मतलब रिएक्शन उल्टा हो, क्योंकि जो डिस्चार्जिंग प्रोसेस चल रहा था ना, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल करता क्या है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी, तो ये डिस्चार्जिंग प्रोसेस जो पहले चल रहा था ये पूरा उल्टा हो जाएगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा जिंक आपको यहाँ पे प्रोड्यूस होता हुआ दिखेगा इस रिएक्शन की वजह से, जो एक्सेप्ट करके Zn बनेगा, और कॉपर यहाँ पे डिजोल्व करता हुआ दिखेगा बेटा, डिजोल्व करता हुआ कॉपर दिखेगा, मतलब आपका कॉपर आपका फिर से सोल्यूशन में जाने लगेगा, और मतलब इनडायरेक्टली देखा जाएगा ना बेटा, तो जो खत्म हो रहा था जिंक, ये जो जिंक खत्म हो रहा था ना, इस जिंक को फिर से इस जिंक की अमाउंट को बढ़ाने के लिए, रॉड में जिंक की कंसेंट्रेशन को बढ़ाने के लिए पतला हो रहा था रॉड आपका, तो आपने क्या किया, एक्सटर्नल वोल्टेज 1.1 वोल्ट से ज्यादा कर दिया, तो आपका उल्टा करंट फ्लो करेगा, मतलब ऊपर से नीचे करंट फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो ऑब्वियसली ये जिंक का फॉर्मेशन फिर से स्टार्ट होगा बाय दिस रिएक्शन, और कॉपर का डिसॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा ड्यू टू दिस रिएक्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ऑब्वियसली पूरा का पूरा डोमिनेटिंग इफेक्ट किसका हो गया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इसलिए बेटा जब एक्सटर्नल वोल्टेज इज ग्रेटर देन 1.1 वोल्ट the entire arrangement behaves like an electrolytic cell, मतलब ये पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है बेटा अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह बिहेव करेगा। तो यही था बेटा कुछ कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आपको और एक बार बुक पढ़ लेना है बेटा, चाहे एनसीईआरटी पढ़ो या फिर जीआरपी पढ़ो या फिर फिजिक्स पढ़ो, उसमें मैंने जो आपको नोट दिया बेटा उस नोट को टैली करके और अच्छे से इसको लिखो एग्जाम में और फुल मार्क्स लेके आओ। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, थैंक यू।